क्योंकि मैं फॉलोअर्स केस ऑलरेडी फेक फॉलोअर्स केस को मैं देख रहा था, तो मुझे सब खेल पता था। मैंने कहा ये जरा देखते हैं। इंस्टाग्राम पर कमेंट कर रहे थे कि सीजन 2 कब आने वाला है जनता ऑर्डर बोले कर रहे हैं, बट इस ऑर्डर को बोलवा हमने बनाया उनके नेता वहाँ पे हाथ मांग रहे हैं, किसी चोट न कर रहे हैं, शांतिपूर्वक जा रहे हैं यहाँ से। क्या हुआ दोस्त, क्या हुआ? आखिर है क्या? तो मैंने प्रेमेंद्र को फ़ोन किया। मैंने कहा भाई आप ही हो इथिकल हैकर, इतने एक्सपर्ट इन सब चीज़ों पे, ज़रा इसकी ऑडिट करिए और ये लोगों को इन्फ्लुएंस करके। और हमारी चेंजेस क्या है, आज अगर आपके 20 मिलियन फॉलोअर हैं, 10 मिलियन, वो देखते हैं कि अरे इनके इतने फॉलोअर्स हैं, मतलब ये बंदा जो कह रहा है वही एक परम वाक्य है। कमिश्नर साहब को ये नोटिस इशू करके इनको ये तो पूछना ही पड़ेगा ना, आपने ये बैकडोर खुला क्यों रखा है? बिल्कुल। क्या इसलिए खुला रखा है कि करोड़ों का जो बिजनेस चल रहा है एसएमएम पैनल्स का, उससे आपको भी फायदा मिल रहा है? तो ये तो बहुत बड़ा सुरक्षा का मुद्दा है ना कि आप ऐसे पल्ला झाड़ नहीं सकते कि एसएमएम पैनल्स के थ्रू आया, हमको नहीं पता चला। अरे अगर मैं आपके अकाउंट पे 1 मिलियन फॉलोअर बढ़ा देता हूँ या कोई भी आपके अकाउंट पे 1 मिलियन 2 मिलियन अगर व्यूज डाल दिए आपके अकाउंट के ऊपर, तो डेफिनेटली प्रॉक्सी के थ्रू है, तुरंत ब्लॉक होना चाहिए उस चीज। वो ब्लॉक क्यों नहीं होता? नमस्कार, मैं हूं विवेक अग्रवाल और आप एक बार फिर मुखातिब हैं 5E मीडिया में एक नई खबर के साथ, एक नए दस्तावेज के साथ में और एक नए वेबकास्ट के साथ में, हमारे नए मित्रों के साथ, हमारे नए अतिथियों के साथ। और आज हमारे साथ में हैं प्रवींद्र शर्मा जी और अरविंद सिंह साहब। प्रवींद्र जो हैं वो हम लोगों की ही हम कलम दवातिया जमात, या जिसको कहते हैं पत्रकार, पहले रहे हैं और अब जो है वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी और मार्केटिंग एजेंसी चलाते हैं। और उसके साथ ही साथ में वो साइबर सिक्योरिटी और बाकी सब चीज़ें भी, साइबर फॉरेंसिक्स की और बाकी सब गतिविधियां भी करते हैं। और जो अरविंद सिंह साहब हैं वो मुंबई के जाने माने मशहूर वकील हैं और वे पिछले दिनों एक ऐसा काम कर गुजरे हैं जिसकी वजह से इस वक्त लोगों की निगाहों का मरकज बने हुए हैं। उन्होंने एक शिकायत मुंबई पुलिस के पास भेजी है और वो शिकायत जो है उसके ऊपर मुंबई पुलिस एक्ट करती है या नहीं करती है, ये बात का मुद्दा है, लेकिन वो अपने आप में बड़ी ही रोचक चीज़ है, बड़ी ही रोचक शिकायत है। इस मुद्दे पर हम दोनों से बात करेंगे। शर्मा जी और सिंह साहब, आप दोनों का स्वागत है 5E मीडिया पर। मैं सबसे पहले तो है आपके पास जाना चाहूँगा। आपके पड़ोस में बैठा हुआ शख्स आपका मुवक्किल भी है, क्योंकि एक मामला हुआ था साइबर रिलेटेड ही जिसमें आप इन्हें डिफेंड कर रहे हैं जी। और उसी तरह का सा जो केस है उसको लेकर के अब आप जो है पुलिस के पास पहुंचे हैं और आपने कुछ ऐसी मांगे रखी हैं कि यदि वो जांच होती है तो उसका बड़ा ही दूरगामी परिणाम आएंगे। दरअसल वो केस ही एक जरिया है जहाँ से मुझे इन चीज़ों का पता चला कि ये आखिर पूरा खेल क्या है, और इसीलिए हमने ये मुहिम फिर शुरू की, अब जो चल रहा है उसके ऊपर। तो अब वो क्या चल रहा है, वो खेल हमें समझाइए। दरअसल जब हमने देखा कि सीजेपी के इतने फॉलोअर्स 22 मिलियन फॉलोअर दिखा रहे हैं, कॉकरोच जनता पार्टी। अच्छा, दर्शकों को ये एक चीज साफ तौर पे बताना चाहूंगा कि हम जो फिलहाल जेनजी आंदोलन चल रहा है उसकी मुखालफत नहीं करते, हम तीनों ही नहीं करते, हम लोग उनके साथ हैं। लेकिन सीजेपी के एक सोशल मीडिया हैंडल पर जिस तरह से फॉलोअरशिप बढ़ी है, उस मामले को लेकर के कुछ गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। उन सवालों को हम जनता के सामने, देश के सामने रखना चाह रहे हैं। इस डिस्क्लेमर के साथ में वापस सिंह साहब के पास आता हूं। देखिए, कोई भी मुद्दा हो, चाहे उसको उठाने वाला कातिल ही क्यों ना हो, उसकी मंशा पे हम शक नहीं करते हैं अगर मुद्दा अच्छा है तो। लेकिन अगर उसके पीछे का मकसद ये पता चले कि आखिर उसको मैनिपुलेट किया गया है, तो सीजेपी का जो कॉकरोच जनता पार्टी है उसका यही हुआ कि हमने देखा 22 मिलियन फॉलोअर्स। क्योंकि मैं फॉलोअर्स केस ऑलरेडी फेक फॉलोअर्स केस को मैं देख रहा था, तो मुझे सब खेल पता था। तो मैंने देखा ये जरा देखते हैं आखिर है क्या। तो मैंने प्रेमेंद्र को फ़ोन किया। मैंने कहा भाई आप ही हो इथिकल हैकर, इतने एक्सपर्ट इन सब चीज़ों पे, ज़रा इसकी ऑडिट करिए, पता करिए कि आखिर क्या चक्कर है। फिर उन्होंने जो रिसर्च की उसके बाद ये पता चला कि 50% से ज़्यादा फॉलोअर्स इनके नकली हैं और ये लोगों को इन्फ्लुएंस करके। और हमारी चेंजेस क्या है, आज अगर आपके 20 मिलियन फॉलोअर हैं, 10 मिलियन, वो देखते हैं कि अरे इनके इतने फॉलोअर्स हैं, मतलब ये बंदा जो कह रहा है वही
एक परम ब्रह्म सत्य वाक्य है। है, हाँ ब्रह्म वाक्य वही है। जी। तो लोग उसके पीछे भागते हैं, अच्छी चीजों के लिए भागे तो कोई बात नहीं, लेकिन जब वो भागना भीड़ के रूप में और फिर एक इलीगल एक्टिविटी के रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो उसके पीछे जांच जरूरी होती है कि आखिर ये क्यों किया गया, किस मकसद से किया गया, ये फॉलोअर्स खरीदे गए तो इसके पैसे कहाँ से आए। इन्हीं सब चीजों को लेके फिर मैं कमिश्नर साहब के पास गया। प्रवीण, आपसे जानना चाहूंगा कि अगर 22.5 मिलियन फॉलोअर्स मुझे खरीदना हो तो मुझे कितना खर्च करना पड़ेगा? अभी पिछले इस 4 साल के दौरान इसका प्राइस क्या है अभी मुझे इसका आइडिया नहीं है, बट 4 साल पहले, 4 से 5 साल पहले एसएमएम पैनल के थ्रू अगर आप 1000 फॉलोवर खरीदते हैं तो उसका प्राइस तकरीबन 600 से 700 रुपये के बीच चलता था। उसमें रशियन फॉलोवर, इंडियन फॉलोवर, अलग अलग कंट्री के फॉलोवर उसमें मिलते थे उस वक्त। आज भी उसका अगर प्राइस देखें तो तकरीबन उसके आसपास ही है, पर 1000 का प्राइस अगर आप एसएमएम पैनल पे अगर आप रेट निकाल के देखते हैं तो यानी अगर इस हिसाब से मैं गिनने जाऊंगा तो करीब 22.5 मिलियन फॉलोअर्स के लिए 70-80 लाख रुपए का खर्च लग जाएगा। हाँ, तकरीबन हो जाएगा, लेकिन उसमें हम आरोप ये नहीं लगा रहे कि सभी हैं। उसमें जिस तरह के पैटर्न हमने देखे हैं उसमें काफ़ी सारे थर्ड पार्टी वेबसाइट से बड़े हुए हैं, क्योंकि वही पैटर्न ऐसा दिखाता है, क्योंकि उसमें डाउन होते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कौन कौन सी तारीखों में कितने बढ़े थे? इसमें हमने इनका अरविंद जी का मेरे पास कॉल आया था 18 मई की रात को। उन्होंने मेरे को जिस वक्त बोला कि एक कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से कोई पार्टी, उस वक्त मैं राजस्थान में था तो मुझे पता नहीं था इस बारे में, तो उन्होंने मेरे को बताया कि ऐसी एक जैन जी कुछ आया है, क्योंकि सीजीआई साहब ने ऐसा एक स्टेटमेंट दिया। उसके दूसरे दिन ये 16 तारीख को कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से एक इंस्टाग्राम अकाउंट खुला है और अभिजीत दीपके जो हैं वो उसके फाउंडर हैं। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने उसको जैसे ही देखा उस दिन उसके 2 मिलियन फॉलोवर थे। ये बात बता रहा हूँ मैं आपको 18 तारीख की रात को। तो मैंने इनको मजाक में बोला, मैंने कहा ये तो इसमें आधे से ज़्यादा फेक भरे पड़े हैं। वो मैंने एक अज्यूम किया था मैंने उसको देखने के बाद। आपने तब तक कोई फोरेंसिक ऑडिट नहीं किया? उस पर मैंने उस पर कुछ ऑब्जर्वेशन नहीं किया, क्योंकि मेरे पास मेरा सिस्टम मेरे पास वहाँ पे नहीं था। इतने एक्सपर्ट हैं उस चीज में प्रमेंद्र की इनका ऑब्जर्वेशन ही सही निकलता है। अच्छा, इसलिए मैंने बोला नहीं, आप ऑडिट करो उसको। अच्छा, तो फिर क्या 19 तारीख से फिर मैं बॉम्बे आ गया था मैं 19 तारीख को। तो उस दिन आने के बाद मैंने उसको ऑब्जर्वेशन करना चालू किया। उसके लिए ऑब्जर्वेशन के लिए इंटरनेट पे जो ओपनली जो चीज़ें मौजूद है, तो सबसे पहले हमने उसका स्क्रीनशॉट लिया कि वो अकाउंट बेस्ड कहाँ पे। तो अकाउंट बेस्ड उस दिन था उनका यूएसए। अच्छा, वो कोई गलत नहीं है उसका, क्या आपने अकाउंट वहाँ पे बनाया क्योंकि डिवाइस आपका वहीं पर ही है। तो इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम इस तरह से काम करता है कि डिवाइस अगर लंबे टाइम तक एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस पे है लोकेट, तो इंस्टाग्राम उसका एड्रेस वहाँ पे दिखाता है। फिर मैंने इनको फोन किया, ये अकाउंट तो अप्रैल में ही बन चुका है। तो अरविंद जी को आश्चर्य हुआ, बोले यार ये अप्रैल में कैसे बना, जबकि तो अभिजीत दीपके का एक स्टेटमेंट है उसमें तो वो 16 मई को उन्होंने बनाया अकाउंट। मैंने कहा वो मुझे पता नहीं है, उसका पॉलिटिकल मुझे उसमें जाना नहीं है, बट ये अकाउंट अप्रैल में बन चुका है। अप्रैल में बनने के बाद ये 16 मई के पहले या इन बिटवीन उसके 2 बार नाम चेंज हुआ है अकाउंट। ये तो उसके अकाउंट की सत्यता है। फिर 19 मई को देखिए कि उनके फॉलोवर्स सीधे 6 से 7 मिलियन बढ़ गए। 19 से 20 मई के बीच में वो आंकड़ा 21 तारीख से लेके 22 तारीख तक लेके वो 21 से लेके 22 मिलियन तक पहुंच गया। अच्छा, फिर मैंने उनकी न्यूज़ देखी कि एक न्यूज़ में अभिजीत दीपके ने ये बताया कि मेरे जो फॉलो, क्योंकि किरण रिजिजू जी ने ये बताया था कि इनके 12 मिलियन फॉलोवर जो हैं, जिस वक्त 12 मिलियन हो चुके थे उस वक्त अभिजीत दीपके ने बताया कि मेरा इंस्टाग्राम का इनसाइट्स दिखा रहा है कि मेरे फॉलोवर जो हैं वो इंडियन भी हैं, इंडियन ज़्यादा भरे पड़े हैं मेरे उसमें। तो मैं इसमें ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप थर्ड पार्टी वेबसाइट से अगर आप फॉलोवर बढ़ाते हैं एसएमएम पैनल के थ्रू, तो इंस्टाग्राम का इनसाइट्स तो उसको भी काउंट करता है। अच्छा, तो इंस्टाग्राम का इनसाइट्स अगर बता रहा है कि आपके फॉलोवर 12 मिलियन है, तो ये कोई जस्टिफाई नहीं करते कि आपके ओरिजिनल हैं या डुप्लीकेट या फेक भरे पड़े, ये जस्टिफाई नहीं करता। अच्छा, लेकिन क्या ये जो फॉलोअर्स खरीदे जा सकते हैं, तो क्या लाइक्स वगैरह भी खरीदी जा सकती हैं? और क्या वो हमारे बैकएंड पैनल में वो दिखाई देता है कि कितने लाइक्स बढ़े हैं, कितने फॉलोअर्स बढ़े हैं? यस। और ये सारे प्लेटफॉर्म्स पे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ऑलमोस्ट उसी में ही चलते हैं। बट यहाँ पे इंडिया में क्या है कि ज्यादातर इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब ये ज्यादा चलता है।
एक्स पर भी बढ़ते हैं थर्ड पार्टी वेबसाइट्स के थ्रू, बट एक्स का एल्गोरिदम इस तरह का है कि वो उसको फिल्टर जल्दी कर देता है, जल्दी उसको डाउन भी कर देता है। अच्छा। बट इस प्रैक्टिस को बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस या बिजनेसमैन कोई शौक के लिए भी करता है, कोई अपने बिजनेस के लिए भी करता है, कुछ अपने मॉनिटरिंग बेनिफिट्स के लिए भी ये एक्टिविटी करते हैं। ये सारा एक ह्यूमन साइकोलॉजी गेम है, नंबर गेम है सारा। प्रणेंद्र, इसमें मॉनिटरी बेनिफिट कैसे आया? मैंने अगर खरीद लिए हैं तो उससे मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या फायदा बेनिफिट ये होगा है कि आर्थिक रूप से? अगर आप एक सेलिब्रिटी हैं, अगर आप, हाँ। ठीक है, और आपकी स्टेज वैल्यू, सपोज एक स्टेज शो करने की आपकी 10 लाख वैल्यू है एक दिन की, लेकिन अगर आपने कोई गाना है या कोई आपका फोटोग्राफ है या कोई आपका शो है, आपने इंस्टाग्राम पे फॉलोवर लाइक्स बढ़ा के इतना दिखा दिया, इतने व्यू दिखा दिए उसके अंदर, जो कि जेन्युइन इतने होते भी नहीं है, वो कि मेरे इतने मिलियन व्यू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मेरे आ गए हैं, तो आपकी स्टेज वैल्यू बढ़ जाएगी ना। अच्छा। आपको कोई और, सॉरी, हाँ प्लीज, एक छोटा सा एग्जाम्पल है इसमें, बहुत ही एकदम देखा हुआ एग्जाम्पल इन्हीं के केस में, बादशाह का केस था। ये सेम फेक फॉलोअर्स केस, सचिन वजह उसमें ऑफिसर थे। फॉलोअर्स या लाइक्स? फॉलोअर्स। अच्छा। फेक फॉलोअर्स, वो केस ही मशहूर है फेक फॉलोअर्स के नाम से। अच्छा। फॉलोअर्स, लाइक्स, एवरीथिंग, सब कुछ आ गया उसके अंदर। गायक हैं बादशाह, पॉप सिंगर हैं, अच्छा नाम भी है उनका। उन्होंने जाहिर किया कि भाई हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, एक रात में इतने सारे फॉलोअर्स, तकरीबन व्यूज 75 मिलियन व्यूज, 75 मिलियन व्यू का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। एक उनका गाना था ये लड़की पागल है, उस गाने पे उन्होंने व्यू, तो उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। अच्छा। अब उस दावे के बाद उनके जो शोज के रेट, उनके अपने रेट आप देख लीजिए तो जमीन आसमान का फर्क। क्योंकि अब तो फिर ये हो गया ना कि भाई इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन उसकी सच्चाई ये थी कि तकरीबन 75 लाख रुपया देके उन्होंने वो खरीदा था। ये आप कैसे दावा कर सकते हैं कि उन्होंने पैसे देके क्योंकि खरीदा? उस केस में उनका स्टेटमेंट है, बादशाह का स्टेटमेंट लगा हुआ है चार्जशीट में, जिसमें वो खुद कह रहे हैं कि भाई इतना रुपया हमने गूगल एडवर्ड को, क्योंकि डिजिटल मीडिया को पेमेंट किया है। लेकिन दावा है, स्टेटमेंट है, क्योंकि डिजिटल मीडिया का उसके अंदर उन्होंने रिसीट नहीं लगाई। तो ये काम एडवर्ड की भी रिसीट होनी चाहिए थी। क्योंकि डिजिटल मीडिया की चार्जशीट में, जहां तक मेरा, क्योंकि चार्जशीट 80% वो मराठी में है, तो मैं थोड़ा सा, मेरे को पढ़ने में भी तकलीफ होते है उसमें, बट चार्जशीट में गूगल की कोई रिसिप्ट नहीं है, जहां तक वकील साहब ने मुझे बताया। बिल्कुल नहीं है। अच्छा। और इसीलिए अपने कोर्ट में एप्लीकेशन भी डाली है कि इसकी जांच की जाए वापस से, और फिर से चार्जशीट फाइल की जाए इसमें एडिशनल, कि भाई इतने लोगों का नाम आपने लिया, इतने लोगों को स्टेटमेंट लिया। और बादशाह अगर खुद कहता है कि मैंने तकरीबन 75 लाख रुपए देके खरीदा है, मतलब देखिए, जब तक कोई चीज़ आप, जैसे मैं मेरी फोटो लगा दूं और मैंने बढ़ा दिए 2-500, 2-5 लाख भी बढ़ा दिए और मैं अपने आप में खुश हूं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर उस लाइक से, उस फॉलोअर से अगर आप पब्लिक को इन्फ्लुएंस करते हो, आप अपने जो आपके शोज रख रहे हैं उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हो, ये दिखा रहे हो कि मैंने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया, तो फिर वो चीज़ गैर कानूनी हो जाती। और वही तो केस था। उस केस में जब आप बादशाह ने एक्सेप्ट किया, तो हमारा ये है कि भाई जब कोई गुनाह करने वाला अगर गुनहगार है, तो जिसने करवाया वो भी तो गुनहगार है। तो आपने उसको विटनेस कैसे बना दिया? उसको, उसके ऊपर भी एफआईआर होनी चाहिए थी। उसमें तो और भी फिर लोग बीच में होंगे। बिल्कुल थे। वो क्या नाम था उसका, कक्कड़, रजत कक्कड़ मैनेजिंग डायरेक्टर थे वो। रजत कक्कड़ उस वक्त वो नहीं थे, वो सोनी म्यूजिक छोड़ चुके थे, लेकिन उनके दौरान उनका स्टेटमेंट है। उन्होंने तो एबीए भी फाइल की थी, एंटीसिपेटरी बेल के लिए कोर्ट गए थे, लेकिन अब इनका और वजह का क्या सेटिंग हुआ पता नहीं। उन्होंने फिर बाद में एबीए विड्रॉ कर लिया। तो ये सारे उनके खिलाफ केस बना ही नहीं, कुछ विटनेस है इस केस में ना, आई थिंक उनके विटनेस ही बनाया। और उनके जो स्टेटमेंट हैं चार्जशीट के, आप देखेंगे तो वो स्टेटमेंट से साफ जाहिर होता है कि ये सब ने मिल के खरीदा है, और ये सारे लोग उस एक तरह से कॉन्स्पिरेसी कह सकते हैं, प्लस इनका रोज का धंधा है। अच्छा, इस केस में मुझे ये बताइए कि चलिए, ये लोग तो सब जो इंडिया में ये सारी कारस्तानी कर रहे हैं, कालाकांडी जिसको बोलते हैं हमारे यहाँ पे की जा रही है, इसमें जो व्यक्ति पैसे ले रहा है, लाभार्थी है, क्या उसको भी इस मामले में आरोपी बनाया है? उसको भी स्टेटमेंट लिया है? उसको भी अदालत में बुलाया है? वही तो आश्चर्य की बात है कि आप एक आरोप लग गया, एक सारी स्टोरी बन गई, किसी तरह आनंद फानन ने आपने चार्जशीट दाखिल कर दी और बाकी लोगों को साइलेंट कर दिया। भाई आप कह रहे हो कि मैंने खरीदा है ना, तो मैंने किसी दुकान से जाकर के तो नहीं खरीदा है। इतनी बड़ी वेबसाइट चल रही है, करोड़ों का बिजनेस है ये, जिसको मैंने पेमेंट किया है।
अगर मैं वेबसाइट किसी एसएमएम पैनल्स को पेमेंट कर रहा हूं तो वो एसएमएम पैनल क्यों चल रहे हैं अगर गैर कानूनी है तो? अच्छा, गैर कानूनी की बात से मुझे एक समझनी है आपसे। मेरा ख्याल है आप दोनों ही बेहतर उसका जवाब दे पाएंगे, लेकिन पहले मैं लीगल चीज़ पे आता हूँ, पहले टेक्निकल के लिए आपके पास आऊँगा। एज एथिकल हैकर आप मुझे ज़्यादा बेहतर उस पर रोशनी डाल पाएंगे कि अगर एसएमएम पैनल से कोई भी लाइक्स या फॉलोअर्स खरीदे जाते हैं या बढ़वाए जाते हैं, तो क्या हमारे आईटी एक्ट 2000 में इस चीज़ के ऊपर कोई क्लियर सेक्शन या धारा है जो इससे हमें रोकती है? आश्चर्य की बात यही है कि इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है। आईपीसी में भी नहीं था और इसमें भी कोई क्लैरिटी नहीं है कि अगर मैंने एसएमएम पैनल्स के थ्रू अपने लाइक्स या फॉलोअर्स बढ़ाए तो गैर कानूनी है कि कानूनी है। हाँ, इसमें आप उसका मकसद निकाल सकते हैं। मैंने जैसे पहले कहा था कि अगर मैं अपना बढ़ा के खुद खुश हो रहा हूँ तब तक तो ठीक है, लेकिन 420 क्या कहता है कि आईपीसी का अगर 420 की हम बात करें तो वो यही कहता है कि कोई गलत चीज़ दिखा के आप किसी को इन्फ्लुएंस करके अगर उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, मॉनेटरी फ़ायदा है, किसी भी तरह का फ़ायदा, तो वो चीटिंग है। तो ये तो चीटिंग ही है ना भाई। अगर आप दिखाते हो कि मेरे 22 मिलियन फॉलोअर्स हैं और उसको देख के लोग इन्फ्लुएंस होकर आपके पास आते हैं। मैं कॉकरोच जनता पार्टी की भी अगर बात करूं तो सोनम वांगचुक का बयान है कि मैं इनके 22 मिलियन फॉलोअर्स हैं, ये बढ़िया है, अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग, तो इतने फॉलोअर्स हैं, मैं तो प्रभावित हुआ और इनके साथ जुड़ गया। लेकिन हुआ क्या लास्ट में? उनको समझते समझते थोड़ी देर लगी, वो अनशन पे भी बैठ गए, मुर्गा बन गए बेचारे, अनशन पे बैठ गए। भाई इन्होंने उनको चढ़ा बढ़ा के बलि का बकरा बना दिया तो बेचारे बन गए। लेकिन जब तक जान थी, अब बन गए तो अब उठे कैसे? कोई तो बहाना चाहिए, किसी भी तरह से सोचे कैसे 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 करके। तो पता नहीं कौन वो हाईकोर्ट गया तो उसने वहां से ऑर्डर ले लिया। अब वो किसका आदमी था वो तो हमको नहीं पता उस चीज का, लेकिन ये दुनिया को पता है कि कौन किसका आदमी था और किसके जरिए जो है ये आदेश लाया गया। वो बेचारे को फिर किसी तरह वो हॉस्पिटल पहुंचा, वहां जाके उसने अपना जान छुड़ाई। हाँ। किसी तरह से वांगचुक ने अपनी जान छुड़ाई और बाद में जो है तारीफों की पुल भी बांधे उन्हें कई बार। तो ठीक है, वो उन सब चीजों से उसमें नहीं बात है। लेकिन कहने का मतलब, जब आपके फॉलोअर्स देख के इतना समझदार आदमी, इतना बड़ा आदमी अगर फंस सकता है तो हमारे जेनजीज क्या हैं? वो तो अखबार भी नहीं पढ़ते हैं, यूट्यूब का ज्ञान है उनका सब। आज की तारीख में अगर मैं कहूँ कि जेनजीज को आप कोई भी जनरल, आपने वहाँ का देखा होगा मोर्चा जो उनका निकला था, कितने लोग गए थे, सवाल पूछ रहे थे, कोई भी ऐसा नहीं था वो ढंग का जवाब दे। कोई मैच्योरिटी नहीं उनके जवाबों में, कोई उनकी जानकारी नहीं, कोई स्टडी नहीं है। और जिस चीज़ के लिए वो बैठे हैं 5% भी ऐसे लोग नहीं होंगे जिन्होंने नीट की परीक्षा दी हो। तो इससे समझ में आता है कि आखिर इसके पीछे का मकसद क्या है। और मकसद अगर अच्छा था तो फॉलोअर्स बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ी आपको? इतने सारे फॉलोअर्स, और इतने सारे फॉलोअर्स बढ़ाने का पैसा कहाँ से आया? आप तो भाई लोन लेके अमेरिका गए थे ऐसा आप कह रहे हो, तो आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया? इन सब की जांच होनी चाहिए और हमारी साइबर यंत्रणा ही इसकी जांच कर सकती है। इन्हीं सब मुद्दों को लेके फिर दोबारा मैं कमिश्नर साहब के पास गया था। वापस उनको लेटर दिया कि भाई वांगचुक जी का जब तबीयत खराब होने लगा तब, कि अगर आज इनको कुछ हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी तो पूरी तरह से दीपके की होनी चाहिए। तो आप जांच करिए इसकी जल्दी से जल्दी, वरना तब तक बेचारे किसी तरह से बच गए थे, हॉस्पिटल जाके अपना जान छुड़ा चुके थे। तो आपको लगता है कि ये कोई एक सेट पैटर्न था जिसके तहत ये सारा खेल हुआ, और एसएमएम पैनल्स जो हैं वो जो मार्केट में खुलेआम चल रहे हैं वो लीगल है या इलीगल है? फिर देखो, लीगल है या इलीगल है इसका जवाब तो वकील साहब बेहतर देंगे। बट यहाँ पे आता है इस केस के अंदर, सीजेपी के केस में सीन क्या है कि जिस पार्टी के अकाउंट पे 16 मई से लेके 24 मई तक लगातार 8 मिलियन, 5 मिलियन, 2 मिलियन के रेशियो से फॉलोवर को इंक्रीज होना चालू हुआ। आप उनका पूरा डेटा रिकॉर्ड उठा के देख लेना, 25 मई से लेके 5 जून तक उनके फॉलोवर लगातार डाउन हुए हैं। मैंने आपको इसका डेटा मैट्रिक्स भी आपको। ऐसा कैसे हो सकता है कि हाँ, मतलब ये एक्चुअली ये ह्यूमन बिहेवियर है कि ह्यूमन बिहेवियर में अगर आप किसी को फॉलो करते हो तो रातों रात उसको अनफॉलो नहीं करते। हम अनफॉलो कब करते हैं इंसान को? जब हमारे अंदर वो इंटरेस्ट नहीं लेता, हमारी फोटो को लाइक नहीं करता या हमसे बात नहीं करता, तो हम क्या करते हैं, फालतू रखा हम उसको अनफॉलो कर देते हैं। लेकिन वो पैटर्न आने में टाइम लगता है। ऐसे पैटर्न उनके फॉलोवर बढ़ने चाहिए थे। 25 मई से लेके 4 जून तक उनके लगातार फॉलोवर उनके डाउन हो गए। उसके बाद जब वो 6 जून को जब वो इंडिया में एंट्री करते हैं अभिजीत दीपके, उस दिन देखते हैं कि उनके अकाउंट के ऊपर फॉलोवर उस दिन 6 जून से लेके 8 जून तक उनके फॉलोवर लगातार वापस बढ़ गए। वो भी पैटर्न मैंने आपको सारा उसमें दिया।
उसके बाद 9 जून से लेके 13 जुलाई तक कंटिन्यू उनके फॉलोवर रोज के 50,000, 70,000, 40,000, 30,000 इस रेशियो में लगातार डाउन। ये थर्ड पार्टी ऑडिट करने की वेबसाइट्स आती है जो कि इंस्टाग्राम के एपीआई को यूज करती है वो, या डेटा मैट्रिक्स को भी यूज करके वो उसका रिजल्ट दिखाती है। कई जैसे एक सोशल ब्लेड नाम से एक वेबसाइट है, और भी इस तरह की 2-3 वेबसाइट्स हैं जो ऑथेंटिक रिपोर्ट देती है। बिल्कुल ठीक है। अब सवाल यहाँ पे आता है कि 6 जून को वो इंडिया में आ गए। इंडिया में आने के 10 दिन बाद हमने देखा उनका अकाउंट का जो बेस्ड है वो आयरलैंड दिखा रहा था। तब हमारा शक ज्यादा हुआ। आयरलैंड तभी दिखा सकता है कि या तो आप परमानेंट वीपीएन आयरलैंड का यूज कर रहे हो, ठीक है, या आपका अकाउंट ऑपरेट करने वाला डिवाइस या इंसान वो आयरलैंड में बैठा चला गया। दोनों में से ये चीज होता है, इन्वेस्टिगेशन का होता है। ठीक है। उसके बाद 3 दिन पहले तक, यानी कब आपका इंटरव्यू उस पे चैनल पे था, कब? तकरीबन 3 तारीख तक। 3 तारीख तक, आज क्या तारीख होगी? आज तो 8 हो गई। 8 हो गई। तकरीबन 5 तारीख तक उनका अकाउंट आयरलैंड दिखा रहा था। आयरलैंड 6 तारीख की रात तक उनका अकाउंट आयरलैंड दिखा, रात को 1:30 बजे तक। मॉर्निंग में देखता हूँ दोपहर को तो अकाउंट बेस्ड इन नॉट शेयर दिखा रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि देखो ये मतलब कोई खबर पहुंच गई, भाई इसको छुपाओ, क्यों दिखाना है कि आयरलैंड से हो रहा है। अब सवाल यहाँ पे आता है अगर कि आप यहाँ बैठे थे, इंडिया में थे, तो आपको इंडिया दिखाना चाहिए था ना। आपको अपना लोकेशन छुपाने की जरूरत क्या थी? आप लोकेशन छुपा रहे हैं, अब वो लोकेशन मैनुअली ऑफ होती है। नॉट शेयर जब आप करते हो कि कोई आपके अकाउंट की लोकेशन ना देख पाए, वो तभी होता है जब आप उसको मैनुअल सेट करते हो उसको। ठीक है। तो सवाल यहाँ पे खड़ा होता है, अब आपका अकाउंट है, इसमें कोई गैर कानूनी नहीं है, कोई लोकेशन आपकी छुपा रहा है या आपकी अपनी प्राइवेसी अकाउंट को प्राइवेट कर रहा है या पब्लिक कर रहा है, ये उसकी अपनी मर्जी है। बट सवाल आता है कि इंडिया में इतना बड़ा आपका प्रोटेस्ट हो रहा है, लोग आपसे, इतने लोग जुड़ रहे हैं, प्रोटेस्ट के दिन भी लोग आपसे जुड़े, आप अकाउंट की लोकेशन चेंज क्यों कर रहे हैं? इंडिया में है तो इंडिया में रहने दीजिए। तो यहाँ पे शक खड़ा होता है। इसलिए एडवोकेट साहब ने उसकी एप्लीकेशन सीपी साहब को दी कि भाई इसके अकाउंट की जांच की जाए। हमने आरोप नहीं लगाया। आप मुंबई पुलिस कमिश्नर से सीधे जाकर के स्वयं मिले थे? नहीं, मैं थोड़ा बिजी था तो मैंने जूनियर को भेजा था कि आप लेटर सबमिट कर दो। उसके बाद उन्होंने वो लेटर की कॉपी, उनकी जो साइबर यंत्रणा है, मेरे जो जुरिडिक्शन है वहाँ भेजा उन्होंने। और जो आईओ था उन्होंने बुलाया भी मुझे कि भाई स्टेटमेंट लेना है अपना। मुझे लगता है 20 तारीख को जो मोर्चा निकलने वाला उसके पहले की बात, उसके पहले की एक दिन पहले की बात है। तो मैं गया तो उन्होंने कहा, उन्होंने नोटिस का प्रिंट भी निकाल लिया कि ठीक है मैं आपको दे दो। मैं बोला भाई मुझे प्रॉपर नोटिस चाहिए, फिर मैं स्टेटमेंट दूंगा। नोटिस का प्रिंट भी निकाल लिया। फिर वो शाम को जो न्यूज़ चल रही थी वो भी शायद उसमें देख रहे थे, और एक आध फ़ोन भी मुझे आ गया कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो शायद उनको कुछ लगा, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं साहब से एक बार बात करता हूँ, फिर मैं आपको दोबारा बुलाऊंगा। और आज तक उन्होंने मुझे बुलाया नहीं। अच्छा। तो आपकी जो एप्लीकेशन है उसमें आपने सीधे इनके ऊपर एलिगेशंस लगाए हैं, या आपने भाषा ऐसी रखी है कि एलिगेशन लगे भी और नहीं भी लगे, ऐसा कुछ तो नहीं है? नहीं, एलिगेशन तो सीधा है कि मोर देन 50% नकली है। एलिगेशन में कोई ये आप कैसे साबित करेंगे कि वो नकली हैं? क्या आपको उसमें ऐसे किसी राष्ट्र के लोग दिखाई दे रहे हैं ज्यादा जो हो नहीं सकते, या इस तरह का सब कुछ है? जो इनका पैटर्न, जैसा कि प्रमेंद्र ने कहा कि आमतौर पे ऐसा नहीं होता है कि आपके 10 लाख बढ़ गए, 4 लाख बढ़ गए, 50,000 बढ़ गए और फिर 2 लाख कम हो गए, 50,000 कम हो गए, ऐसा होता नहीं। ये शंका का विषय ही है सीधा सीधा। तो मेरा ये था कि भाई आप तो पुलिस कमिश्नर हो मुंबई के, मुंबई जैसे बड़े शहर के पुलिस कमिश्नर हो, आप इन कंपनियों को नोटिस इशू करो। भाई अगर आपकी कोई चीज चोरी हुई है तो इसको तो आप ही बताओगे ना कि चोरी हुई है कि नहीं। तो जिनके प्लेटफॉर्म पे ये सब चल रहा है वही बता सकते हैं। तो आप उनको नोटिस इशू करिए, मुझे भी नोटिस इशू करिए, उनका स्टेटमेंट लीजिए। अगर वो कह देते हैं कि नहीं ये सारे असली हैं तो ठीक है, लेकिन आप जांच तो करिए, इसकी पुष्टि तो वही कर सकते हैं। हमने तो एक शक के दायरे में, जो जैसा कि इस तरह के केस से हम पहले गुजर चुके हैं, तो हमने वो जो पूरा एनालिसिस किया, हमको ये लगा, और वो पैटर्न जो ऑडिट का एक पैटर्न है वो ये कहता है कि ये शंका का विषय है। तो अगर हमने कोई शंका जाहिर की है, और उस शंका में ऐसा नहीं है कि हमने ऐसे ही जाहिर कर दिया है, उस शंका की वजह से इतने लोग उनके साथ जुड़े हैं, और जैसे कि इन्होंने कहा आयरलैंड और ये सब जो छुपाने उपाने वाली बातें हैं, ये सब तो शक के दायरे में आते हैं ना। तो अगर शक के दायरे में कोई चीज है तो एटलीस्ट उसकी शुरुआती जांच तो कर लीजिए, आप नोटिस इशू कर दीजिए।
इंस्टा को इश्यू कर दीजिए और जो भी प्लेटफॉर्म है आप उनसे पूछ लीजिए, वो कह दे कि ये असली है कि नकली है, बात दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ये जांच के बाद ही पता चलेगा। एज एन एडवोकेट और एक जानकार के हिसाब से मैंने एक शंका आपको बता दी और ये भी बता दिया कि मेरा जो पैटर्न कहता है, मेरा जो स्टडी कहता है, इसमें से आधे से ज्यादा प्राइमा फेसी नकली है। हम तो एक प्राइमा फेसी चीज ही बता सकते हैं ना, बाकी साइबर यंत्रणा तो कमिश्नर साहब के पास है, वही कर सकते हैं। लेकिन वो स्टेटमेंट लेने को भी तैयार नहीं है। वो मतलब इन कंपनियों को नोटिस भी इशू नहीं कर रहे हैं। सोशल मीडिया को हम नोटिस इशू करें ना, इंस्टा को वही बताएंगे। एज एन साइबर एक्सपर्ट एंड एथिकल हैकर, जब आपने उनका पूरा ये आंकड़े और डेटा की छानबीन की थी, तो क्या आपको ये पता चला था कि किन किन देशों के कितने फॉलोअर्स उसमें हैं? देखो, उसमें जो उन्होंने उसका डेटा मैट्रिक्स जो दिखाया उन्होंने, उसमें अभिजीत दिपके ने बोला था कि उनके इंडिया से हैं। बट एक और वेबसाइट है, थर्ड पार्टी वेबसाइट, जो किरण रिजिजू जी ने भी एनालाइज करके उनकी टीम ने बताया कि उनके काफ़ी बांग्लादेश से भी है, पाकिस्तान से भी है। ठीक है ना। ये मेरा अपना ये कहना है कि एक्चुअल रिपोर्ट मेटा ही दे सकता है। मैंने जो एक स्क्रीनशॉट देखा था किसी एक रिपोर्ट का, उसमें 49% पाकिस्तानी फॉलोअर्स दिखाई दे रहे थे तो टोटल। थर्ड पार्टी वेबसाइट से, किसी वेबसाइट से उन्होंने निकाले हैं। तो वो अगर 49% फॉलोअर्स किसी भारतीय स्पूफ पॉलिटिकल पार्टी के, वो स्पूफ है, वो मैं उसको उस वक्त के हिसाब से गंभीर नहीं मानता जब वो बनी थी। बाद में जाकर के उसमें गंभीरता आ गई, उसमें लोग जुड़ने लग गए, और सबसे ज्यादा जो गंभीरता है वो तब आई जब सोनम वांगचुक उसमें जुड़ गए। तो वो सीजेपी जो है फिर उसके बाद में उसके बाद उसमें एक्चुअली क्या होता है, जैसे ये एक बड़ा हास्यास्पद मुद्दा है कि हम बचपन में देखते थे कि एक मदारी जब गेम चालू करता है अपना कुछ दिखाने के लिए, तो सबसे पहले अपने ही 8-10 लोग इकट्ठे करता है। तो उस भीड़ को देख के, उस बनाई उसकी खुद की भीड़ को देख के 8 से 10 होते हैं, 10 से 12 होते हैं, 12 से फिर वो भीड़ बढ़ती जाती है। वही फॉलोअर्स की भीड़ इन्होंने पहले बनाई। ये पहले फॉलोवर की भीड़ जो है, जब मूवमेंट चालू किया इन्होंने, वेबसाइट बना, हो सकता है उसमें ओरिजिनल फॉलोवर आए हैं, लेकिन अब अभिजीत दिपके खुद की, और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है लाइक फॉलोवर बढ़ाना, इसके लिए कोई साइबर की पढ़ाई होना जरूरी नहीं है आपको। हर डिजिटल मार्केटिंग वाला, हर सोशल मीडिया का काम करने वाली कंपनी इस पैटर्न को समझती है, इस टेक्नोलॉजी को समझती है। और ये वेबसाइट्स के ऊपर आप जाते हो, पेमेंट करते हो, लिंक लगाते हो और आपके बढ़ जाते हैं। और ये सब क्या किसी खास तरह की कोई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, कुछ होता है इसमें? हमने एक चीज सुनते आए हैं इस तरह की चीजों के लिए, क्लिक फॉर्म कंपनी के अंदर अब यहाँ पे सिस्टम में आता है। क्लिक फॉर्म कंपनी के अंदर भी सपोज 500 मोबाइल सामने लगे हुए, उस मोबाइल का कंट्रोल एक सिंगल लैपटॉप से बढ़ रहे हैं, तो टेक्निकली वो अकाउंट तो फिजिकली बन ही गए ना। वो बने कौन से प्लेटफॉर्म पे अकाउंट? उस अकाउंट को बनने के लिए ईमेल लगा होगा, मोबाइल नंबर लगा होगा, या दोनों में से एक लगा होगा। तो टेक्निकली तो प्लेटफॉर्म के ऊपर एग्जिस्ट है ही ना वो। भाई ये फॉलोवर भी बढ़ के गए कहाँ पे? सवाल यहाँ पे नहीं है कि मेरे पास 2 मिलियन बॉट्स का रिकॉर्ड रखा हुआ है या क्लिक फॉर्म कंपनी का डेटा मेरे पास रखा हुआ है। सवाल ये है कि उस डेटा को इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया कंपनीज के प्लेटफॉर्म पे मैंने पहुंचाया कैसे, और पहुंचाने के बाद उन्होंने प्रॉक्सी रिक्वेस्ट या वीपीएन के थ्रू उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कैसे कर लिया। तो इसकी जवाबदेही तो मेटा ही देगा ना। भाई कमिश्नर साहब को ये नोटिस इशू करके इनको ये तो पूछना ही पड़ेगा ना, आपने ये बैकडोर खुला क्यों रखा है? बिल्कुल। क्या इसलिए खुला रखा है कि करोड़ों का जो बिजनेस चल रहा है एसएमएम पैनल्स का, उससे आपको भी फायदा मिल रहा है? कहीं ना कहीं तो जवाबदेही किसी को लेनी पड़ेगी ना कि आखिर ये हो क्यों रहा है। आप इतना बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चला रहे हो, लोगों के फोटोज, लोगों की जानकारी आपके पास है और आपने बैकडोर खोल रखा है, तो ये तो एक बहुत बड़ी चीज है अगर ढंग से जांच की जाए इसकी। तो इनका जो प्रमेंद्र का जो केस है, उसमें एक ही चीज़ आपने मुझे बताई कि इनकी गिरफ्तारी होती है, लेकिन जिन लोगों ने आदेश दिया, जिन लोगों ने इम्प्लीमेंट किया, जिनने पैसे दिए, वो लोग सारे के सारे गिरफ्तार नहीं होते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या किया इन्होंने, मैं तो सीधा नाम भी ले लूँगा, कोई मुझे आपत्ति नहीं है। सचिन वजह इसका सब सूत्रधार थे इसके उस वक्त। इन्होंने क्या किया, सबको नोटिस इशू किया, सारे स्टार्स को नोटिस इशू किया। सारे यानी फिल्म स्टार्स जो थे मैक्सिमम, क्योंकि ये सब करते ही हैं, बिजनेस है। बादशाह भी उसमें था, ये सोनी टीवी भी था शायद, सोनी म्यूजिक के ऊपर बादशाह का गाना रिलीज हुआ था, इसलिए उसको अब इन्होंने सबको नोटिस इशू किए। सबसे इन्होंने क्या
एडजस्टमेंट किया, ये बोलने की जरूरत नहीं है, आप भी समझ सकते हैं। फिर अब जब एडजस्टमेंट हो गया तो इनको सेफली बाहर कैसे निकालें, क्योंकि नोटिस तो इशू कर दिया है। जी। तो कुछ लोगों को तो वो भी नहीं दिखाया कि नोटिस इशू किया है, कुछ लोगों को तो ऐसे ही कर दिया, लेकिन बड़े नाम थे तो इनको एज ए विटनेस दिखा दिया कि भाई ये गवाह है इस चीज के कि ऐसा होता है। अरे भाई गवाह कैसे हो सकते हैं? आप जिस केस की बात कर रहे हो उस केस में एक आदमी इतने दिनों तक कस्टडी में रहा है, जेल की यातनाएं सही है उसने, उसका मेंटल लेवल खराब किया आपने, और ये बड़े स्टार्स जब सामने आए तो आपने उनको विटनेस बना दिया, जबकि असल में दोषी वो हैं। बिल्कुल दोषी हैं। कैसे? और यही नहीं भाई, दोषी तो है ना कि आप, जैसे अगर मैं आपको आज छोटी मोटी बात अगर मैं पकड़ लूँ, जैसे छोटी तो नहीं कह सकते, बहुत बड़ी बातें हैं, जैसे कि मैं कहूँ कि आप मुझे 10 लाख दीजिए, मैं 2 महीने बाद आपको 20 लाख करके दिखाऊंगा, तो मैंने तो आपको चीट किया ना, वो पॉसिबल नहीं है। वैसे इन्होंने क्या किया, मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, बादशाह ने क्या किया, मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है मेरे गाने का, अब मैं स्टार हो गया, तो कल से तो मेरा भाव बढ़ गया ना। और वो भाव देने वाला कौन? ये जो स्टेज शो करवाएंगे ये आपको डबल पैसा देंगे या शायद उससे भी ज्यादा देंगे। नहीं, लेकिन डबल पैसा देंगे अगर वो, तो इसका मतलब ये है कि वो 3 गुना पैसा फिर ग्राहक से वसूलेंगे जो शो देखने आने वाला है। बिल्कुल वसूलेंगे, लेकिन जो ग्राहक है उसको यही पता नहीं कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड जो आदमी क्लेम कर रहा है कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है और मैं इतना बड़ा स्टार हूं, ये उसने खरीदा है, खरीद के मुझे बेवकूफ बना रहा है। तो इसके अंदर वो टैलेंट नहीं है जिसकी वजह से इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ है, इसने वो चीज खरीदी और हमको बता रहा है कि टैलेंट है। अगर आप किसी को बताते हो कि मैं सक्षम हूं कि मैं मंत्र पढ़ूंगा और जिंदा हो जाओगे, तो ये मेरे अंदर टैलेंट नहीं है, मैं तो आपसे झूठ बोल रहा हूं। तो यही बात है कि मेरे गाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ, ये मेरा टैलेंट ही नहीं है, ये तो मैंने झूठ बोला है, मैंने खरीदा है। तो ये तो सीधी सीधी पूरी पब्लिक के साथ चीटिंग हुई ना, मासेस के साथ है। बिल्कुल। तो जो चीज क्रिकेट में होती है, हाँ, मैच फिक्सिंग जो क्या है वो भी वही है। हाँ, कि आप चीट कर रहे हो, आपने किसी से पैसे लिए और आप आउट हो गए। तो आप टैलेंट की बात करिए ना, टैलेंट अगर झूठा आप दिखा रहे हो और उससे आप पैसे कमा रहे हो तो आपने सीधा सीधा चीटिंग किया है। और वो केस भैया मैं नहीं कहता है, मुंबई पुलिस कह रही है कि क्राइम है, क्योंकि मुंबई पुलिस ने उसमें केस बनाया है, जेल में रखा है, जमानत पे ये बाहर हैं, चार्जशीट फाइल की है, चार्जशीट में सारा काला चिट्ठा दिख रहा है। तो अगर ये क्राइम है तो सबके लिए है ना, कि कुछ सिलेक्टेड लोगों के लिए क्राइम कैसे हो सकता है? अच्छा प्रवीण, ये बताइए कि अगर यदि नकली फॉलोअर्स खरीदे जाते हैं या रीच खरीदी जाती है या लाइक्स खरीदे जाते हैं, तो इससे किसी भी कोई भी प्लेटफॉर्म हो, मैं एक प्लेटफॉर्म की बात नहीं कह रहा हूँ, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उस पर्टिकुलर हैंडल का पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है? देखो, सोशल मीडिया कंपनीज ये बोलती है कि अगर आपने बॉट्स फॉलोवर या, क्योंकि फेक शब्द कहीं सोशल मीडिया कंपनी या कहीं पर भी एग्जिस्ट करता नहीं है, फेक शब्द बनाया गया है। लेकिन अगर बोट्स के जरिए भी है या प्लेटफॉर्म्स से भी है, हाँ, तो अब सवाल यहाँ पे आता है कि जितनी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे जो भी हो, आफ्टर ऑल ट्रैफिक तो इन्हीं प्लेटफॉर्म पे आ रहा है। इन्हीं प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर जो ट्रैफिक आ रहा है, उस ट्रैफिक को देखते तो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर एडवर्टाइजमेंट्स मिलते हैं इनको। तो अगर मान लो सपोज आपका चैनल मोनेटाइज है, अगर मोनेटाइज चैनल के ऊपर आपको जो भी जिस प्लेटफॉर्म पे आप वीडियो डाला है, वो वीडियो ये बोलता है कि हम मोनेटाइज का आपको 100, आपके जो 1 लाख व्यू आए, 1 लाख में से हम 25,000 व्यू के आपको पैसे देंगे, यानी कि उस अकाउंट को पता है कि 75,000 जो आपके व्यू आए हुए हैं वो गलत तरीके से लिए हुए, ये ऐसा वो प्लेटफॉर्म बोलता है। तो जब आपको पता है वो 75 मिलियन नकली, 75% नकली है, तो उसको एंट्री कैसे दे दी आपने? आपका टेक्निकल एल्गोरिदम इतना स्ट्रांग नहीं है, मतलब आप केवल ये कह के हाथ खड़े कर रहे हो कि ये तो ग्रे एरिया है। एसएमएम पैनल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बीच कैट माउस की फाइट चलती रहती है, तो ऐसा कहे कि आप पल्ला कैसे झाड़ सकते हैं आप? अच्छा, आपको मल्टी मिलियन, और ये जो एसएमएम पैनल इंडस्ट्री है, ये कोई $1 मिलियन बिजनेस नहीं है, ये $1 बिलियन बिजनेस है आज इंटरनेशनल लेवल पे, और इसको सभी यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी सोशल मीडिया कंपनी इस प्रैक्टिस को यूज करती है। मजे की बात यह है कि जिस एसएमएम पैनल्स को, क्योंकि डिजिटल मीडिया नहीं, वो जो चार्जशीट में जो एब्सकॉन्डिंग है वो आज भी चल रहा है। जिस एसएमएम पैनल्स को ये कहते हैं कि ये मतलब हमने बैन किया है या एब्सकॉन्डिंग है, इनका बयान हम ले ही नहीं सकते, नहीं मिल रहे हैं, वो आज भी चल रहा है। अच्छा, वो उसी नाम से चल रहा है या नाम बदल के? नहीं, उसी नाम से चल रहा है। आप उस पे लाइक्स फॉलोअर्स बढ़ा भी सकते हैं पैसे देके। अच्छा,
भाई आम आदमी को मिल रहा है, आम आदमी उसका इस्तेमाल भी कर रहा है, और मुंबई पुलिस को नहीं मिल रहा है। अरविंद जी, मुझे ये बताइए कि यदि किसी व्यक्ति को ये पता चले कि कोई एक्स पर्सन है या एक इन्फ्लुएंसर है या कोई बंदा है जिसके काफ़ी अच्छे लंबे चौड़ी मतलब फ़ैन फॉलोइंग है या लाइक्स हैं, ये सब हैं, और उसके बारे में किसी को पता चले कि ये सारा खेल नकली चल रहा है, तो वो क्या एक्शन ले? कानूनी तौर पे वो क्या रेमेडीज हासिल कर सकता है या किसे जाके शिकायत कर सकता है? वो सीधा सीधा पुलिस स्टेशन में जाके साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में पुलिस कंप्लेन कर सकता है, राइटिंग में ये बोल के कि उसको उसकी वजह से नुकसान क्या हुआ है। अगर जैसे मैं किसी का फैन हूँ या जैसे मैं कोई कंपनी चला रहा हूँ और मैंने उस आदमी के उन फॉलोअर्स या लाइक्स से प्रभावित होकर उसको ज़्यादा रकम दे दी, और मैं जब स्टेज शो करने गया तो उतना मुझे मिला नहीं, क्योंकि पब्लिक तो जानती नहीं थी, तो नकली थे, तो मेरे को नुकसान हो गया। अगर मुझे नुकसान हुआ है तो ऑब्वियसली इसी वजह से हुआ, क्योंकि उसका झूठ जो था वो मैं समझ नहीं पाया, और ये झूठ वो लोगों को फैला रहा है, तो वो बिल्कुल जाके एफआईआर कर सकता है, वहाँ पे साइबर क्राइम को कंप्लेन कर सकता है कि इनके खिलाफ एक्शन लीजिए, इनके झूठ की वजह से मैं इनके चक्कर में फंस गया और इन्होंने मुझसे ज़्यादा पैसे लिए, इनकी काबिलियत नहीं थी, फिर भी इन्होंने बताया कि मैं बहुत काबिल हूँ क्योंकि मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, और उसमें फंस के मैंने इनका शो किया और मैं नुकसान उठाया मैंने, तो मुझे इनके खिलाफ एफआईआर करनी है, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। चीटिंग की, सीधा सीधा इन्होंने चीटिंग किया है। तो वो क्रिमिनल केस होगा या दीवानी मुकदमा? क्रिमिनल होगा, सीधा सीधा क्रिमिनल होगा, क्योंकि आपके झूठ की वजह से आपने कन्विंस किया मुझे, आपने एक झूठ दिखा के मुझे कन्विंस किया कि मैं ऐसा हूं, मुझ पे आप पैसे लगाओगे तो आप इतना रुपया कमा सकते हो क्योंकि लोग मुझे इतना फॉलो कर रहे हैं। ऑब्वियसली यही दिखाते हैं ना कि भाई मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, अब आप मेरा स्टेज शो करिए, इतने लोग, इतने आपके टिकट बिकेंगे, सब होगा। लेकिन पता चला भाई मुझे तो 10,000 लोग जानते होंगे या 20,000 लोग जानते होंगे, मैं 5 लाख दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, इसी मैटर पे कॉकरोच जनता पार्टी पे आते हैं। 6 जून को जब अभिजीत दीपके आए और उसके नेक्स्ट डे उन्होंने जो प्रोटेस्ट किया, तब तक तो उनके 22 मिलियन फॉलोवर थे। अब आप खुद देखिए, 22 मिलियन में से 1% भी करते हैं तो कितना आंकड़ा हो जाता है? 22 मिलियन में 1% कितना हो सकता है? 2.2 लाख। 2.2 लाख। प्रोटेस्ट में आए कितने थे? जब तक सोनम वांगचुक जी की एंट्री नहीं हुई थी, उस प्रोटेस्ट में कितने लोग आ गए थे? हार्डली। देखिए, एक बहुत प्रविंद्र सिंपल सी चीज़ है, और हमारे यहाँ बीच में कुछ समय पहले जो है सोशल मीडिया पे इस चीज़ को लेकर के एक मजाक भी चलता था कि अच्छा हुआ सोशल मीडिया जो है वो 1947 के बाद आया, वरना उस समय में लोग बोलते हैं अंग्रेजों को भारत भगाओ, वो ट्विटर पे एक वो भेज देते और सारे लोग घरों में सोते रहते हैं, वरना देश को आज़ादी मिलती ना, हम आज़ाद होते। तो वो तो एक चीज़ है ऐसी कि लोग तो किसी भी चीज़ को आज की तारीख में फॉलो कर लेते हैं, है ना, जो गंभीर चीज़ें नहीं हैं। सबसे ज़्यादा तो जो है लड़कियां जो न्यूडिटी परोस रही हैं उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे सबसे ज़्यादा लाइक्स, फॉलो और ये सब आते हैं। अब इसी पैटर्न पे आता हूँ कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये बोला जाता है, जैसे मैंने अपना लाइफ का करीब 15 से 16 साल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बिताया है, ठीक है। अगर कोई एज ए प्रोमो प्रोड्यूसर या एड कोई टीवी कमर्शियल्स बनने के लिए भी हमारे पास आता है और ब्रॉडकास्ट पे अगर वो रिलीज होने वाला है, तो ब्रॉडकास्ट उस एड को चलाने के पहले देखता है उसमें कोई ऐसा कोई गैर कानूनी सामान तो बेचने खरीदने का कोई ऐड नहीं है, उस ऐड को नहीं चलाएगा ब्रॉडकास्ट। निश्चित तौर पर हमने किया है, मैंने भी किया है वो चीज। बट अगर एसएमएम पैनल या लाइक फॉलोअर बढ़ाना गैर कानूनी है तो इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बूस्टेड ऐड चलते हैं। हमारे पास स्क्रीन रिकॉर्ड, उसके स्क्रीनशॉट्स सब कुछ रखे हुए हैं। वकील साहब के पास सब कुछ प्लेटफॉर्म पे ये चलता है, इन्हीं प्लेटफॉर्म पे चला हुआ है कि आप इतने रुपए में इतने ऐड चलाइए और आपके फॉलोअर्स बढ़ा दिए जाएंगे। तो अब सवाल ये आता है कि इनके जो अब उस ऐड को चलाने, जिसने भी उस ऐड को रन किया है, जाहिर है मेटा को, गूगल को पैसा दिया होगा उस ऐड को चलाने का, तो उस ऐड को चलाने का रेवेन्यू किसको जनरेट हुआ? इन प्लेटफॉर्म्स को जनरेट हुआ। तो इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस तरह के ऐड चल रहे हैं, क्या उन प्लेटफॉर्म ने देखा नहीं उसको कि ऐड में बेचा क्या जा रहा है? अभी थोड़े दिन पहले की न्यूज है, एक न्यूडिटी का ऐड इंस्टाग्राम पे पब्लिश हो गया, इसके लिए मेटा ने उस ऐड को ब्लॉक भी किया। तो सवाल यहाँ पे आता है कि आप पैसा दो, वहां पे बूस्ट के नाम पे आप किसी किस्म का ऐड बना दो, चला दो, तो बूस्ट हो जाता है ऐड। वो तो उनका जो एडवर्टीजमेंट एक्सेप्ट करने का नियम क्या है किसी को पता नहीं है। नहीं, ऐसे तो मैंने बहुत सारे विज्ञापन ये ऐसे भी देखे हैं जिसमें एक विज्ञापन देखा था
जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जो है यस वो किसी फर्जी उसका विज्ञापन करते हुए इवन दिख रही मुकेश हैं। अंबानी जी तक का मुकेश ऐड आया है। अंबानी का एक मैंने देखा, इसी तरीके से एक और दो किसी लोगों के मैंने सेलिब्रिटीज के भी देखे, तो वो उनके एआई से डीप एआई से बनाए हुए वीडियोस थे वो जिनको वीडियो एक तो टीवी की मशहूर एंकर हैं, उनका भी मैंने देखा हाँ, उनका था, भी बिल्कुल आया उनका। महिला एंकर हैं। हम्म। तो इस तरह के से विज्ञापन तो वो चलते ही हैं, उनको खैर कैसे चल वीडियो बना के सवाल यही डालते हैं, उठता सवाल है यही कि उठता है ना। आपका इतना बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, हमारे देश की सुरक्षा का क्या? अगर उस एड को देख के, एक तो पहली बात वो चलना ही नहीं चाहिए था, आपको उसको स्क्रूटनाइज करना चाहिए था चलाने से पहले। आपने चला दिया, आपने, मैं बोलता हूँ, एक ही दिन चलाया, आपने 1 घंटा ही चलाया है, तो इतनी बड़ी जनसंख्या पूरे हिंदुस्तान की, उसमें अगर 1% या 0.1% लोग भी प्रभावित होकर उन्होंने अगर इसमें वो फंस गए तो फंसे हैं, तो इसका लोगों ने जिम्मेदार पैसा कौन है? लगाया है। आप तो विदेशी कंपनी हो, हिंदुस्तान में आप धंधा कर रहे हो, आप पूरे दुनिया में कर रहे हो, लेकिन हमारे यहाँ कर रहे हो ना, तो आप हमारे देश की सुरक्षा का क्या? तो ये तो बहुत बड़ा सुरक्षा का मुद्दा है ना, कि आप ऐसे पल्ला झाड़ नहीं सकते कि एसएमए पैनल्स के थ्रू आया, हमको नहीं पता चला। अरे भाई, मतलब क्या है? आप अलाउ कैसे करते हो? तो आपको लगता है कि इसका जो अंतिम हल है वो चीन की तरह का जो इसके ऊपर कानून है, मॉनिटरिंग हो और उसको रोक लगाई जाए? हाँ, वही एक कि जैसे तरीका है। चाइना ने गूगल को पूरी तरीके से बैन किया हुआ है, वहाँ यूट्यूब नहीं चल सकता, वहाँ पे दूसरे कोई प्लेटफॉर्म नहीं चल सकते। किसी चीज को बैन करना किसी चीज का हल नहीं है, किसी समस्या का हल किसी चीज को बैन करना नहीं है। समस्या का हल ये है कि अगर जो भी कंपनीज ये प्लेटफॉर्म चला रही हैं, आप उनको स्ट्रिक्ट वार्निंग के साथ बताइए कि कोई भी एसएमएम पैनल्स के थ्रू आपके, या कोई भी बोर्ड के थ्रू, या कैसे भी किसी भी तरह के सिर्फ असली फॉलोअर्स आने चाहिए इसमें, मतलब इस तरह से खरीदी बिक्री का काम नहीं होना चाहिए। लेकिन समस्या ये है कि जो एसएमएम पैनल्स का धंधा है लाखों करोड़ों का है, लाखों बिलियन डॉलर का धंधा है, तो क्या ये इसको बंद कर पाएंगे, या इसमें और कौन कौन शामिल है, इसका बेनिफिट कौन कौन ले रहा है? इंडिया में ऐसे कौन लोग हैं जिनके पास एसएमएम पैनल्स है? बहुत बड़े बड़े नाम है जिनके, जो एसएमएम पैनल्स के मालिक हैं। उनके कईयों के सर्वर फॉरेन में होते हैं, तो हाँ। कानूनन रूप से भी उसको कंट्रोल करना थोड़ा सा, मैं जहां तक समझ रहा हूँ। नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से अरविंद जी, इस बारे में तो भारत सरकार ने बिल्कुल साफ नीति बना दी है कि यदि कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का कोई भी कामकाज चल रहा है, तो उसका डेटा जो है इंडिया में उसको सर्वर बना करके रखना कंपल्शन हो चुका है। तो इनका भी डेटा तो एसएमएम पैनल्स का भी तो मिलना ही चाहिए हमें कायदे से। एसएमएम पैनल का बेसिकली सीन ये रहता है कि ये क्लिकफार्म कंपनीज या बॉट्स, ये बेसिकली बहुत चीप लेबर के अंदर ये वर्क होता है। ये बांग्लादेश, पाकिस्तान, रशिया, इवन चाइना तक में भी चलता है, ठीक है। तो ये बिजनेस इस तरह से फैला हुआ है, डिसेंट्रलाइज बिजनेस है ये। तो इसको कंट्रोल करना थोड़ा बड़ा है, बट हाँ, ये बड़ी कंपनीज जो सोशल मीडिया कंपनीज है, ये इसको कंट्रोल कर सकती है। करती क्यों नहीं है वो अलग मुद्दा, वो एक अलग मुद्दा है। इसको कंट्रोल करने के लिए इनको इन एसएमएम पैनल्स के बिजनेस को बंद करना पड़ेगा। आप क्यों अलाउ कर रहे हो भाई? जबरदस्ती लाइक फॉलोअर्स क्यों बढ़ रहे हैं? क्यों आपको ऐसी कंपनी चाहिए? अच्छा, मुझे एक और चीज बताइए कि क्या इस तरह की जो ये गतिविधियां चल रही हैं, या ये जो फ्रॉड है, इसके अगेंस्ट उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत भी कार्रवाई की जा सकती है? नहीं, वो थोड़ा मुश्किल है। वो कोई मतलब एक उस चीज में वो बैठेगा नहीं बैठेगा, वो अलग फिर डिस्कशन का मुद्दा हो जाएगा। मेन सीधा सीधा ये जो मैंने अभी तक देखा है, जो केस में भी देखा है इनके, और बाकी चीजों जो एनालाइज किया है, सीधा सीधा ये चीटिंग है लोगों के साथ, ये धोखा है। तो आप क्या मांग करेंगे मुंबई पुलिस से या भारत सरकार से कि इस मुद्दे पर क्या होना चाहिए? एक विधि विशेषज्ञ, एक कानूनी विशेषज्ञ होने के नाते आप सरकार को और पुलिस बल को, हमारी सुरक्षा एजेंसियों को क्या सलाह देंगे? 3 चीजें हैं। एक तो हमारी मुंबई पुलिस की जो साइबर यंत्रणा है, जल्द से जल्द तुरंत इसकी जांच शुरू करे, इंस्टा को नोटिस इशू करे, उनका स्टेटमेंट ले कि भाई ये असली या नकली है, जो इसका एक तो क्लियर करे, क्योंकि ये बहुत बड़ा लॉस एक तरह से हिंदुस्तान को हुआ उस चीज़ से। दूसरा चीज़, एसएमएम पैनल्स का धंधा तुरंत का तुरंत बंद होना चाहिए, क्योंकि सारी चीटिंग का अगर कोई एक मशीन है करने के लिए, तो ये है एसएमएम पैनल्स, इसी के थ्रू बेचा खरीदा जाता है। तीसरी चीज़, इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को स्ट्रिक्ट नियम के थ्रू, इनको वार्निंग के थ्रू, राइटिंग में इनको बताना चाहिए कि आप
किसी भी तरह का बैकडोर ओपन नहीं रखेंगे। आप हिंदुस्तान की सिक्योरिटी के साथ, हमारे डेटा की सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। तुरंत ये चीज़ होनी चाहिए। ये 3 चीज़ अगर ये कर दें तो न तो इस तरह से गलत तरीके से फेक फॉलोअर्स और ये सब खरीदे जा सकते हैं, नकली फॉलोअर्स खरीदे नहीं जा सकते, सब कुछ बंद हो जाएगा। लेकिन ये तीनों करना पड़ेगा और कंपनी को स्ट्रिक्ट वार्निंग ज़रूरी है कि आप कोई भी बैकडोर ओपन नहीं रख सकते। आप ग्रे क्योंकि मार्केट के हमारे नाम पे डेटा का, हमारे हिंदुस्तान की सिक्योरिटी का सवाल है। इतना डेटा आपके प्लेटफॉर्म पे है, ये आप भी समझ सकते हैं कि कितना बड़ा डेटा इनके प्लेटफॉर्म। हर आदमी आजकल इंस्टा पे है और हाँ, इंस्टा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सोशल है। मीडिया पे आपने एक चीज कही थी, प्रॉक्सी सर्वर। वो क्या होता है और उसका कैसे फायदा हो सकता है? प्रॉक्सी जैसे मोस्टली क्या होता है कि अगर तकनीकी रूप से देखूं तो एक बड़ा ये चैप्टर हो जाएगा। प्रॉक्सीज के अंदर कई बार आपने देखा होगा, आपने भी कंपनी में देखा होगा कि हम किसी कंपनी में काम करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे सपोज फेसबुक बैन कर दिया कि वहाँ का डिपार्टमेंट जो है वो फेसबुक ना चला पाए, तो उस फेसबुक चलाने का जो सर्वर है वो इंडियन सर्वर है, ठीक, जो कि कंपनी के अंदर जो आईएसपी प्रोवाइडर के थ्रू हमारे पास आती है उसकी रिक्वेस्ट। अगर वो वहाँ से कंपनी ने ब्लॉक कर दिया तो हम उस वेबसाइट्स को ओपन नहीं कर पाएंगे। इस सिंपल तौर पे बता दो। बट हम लोग क्या करते हैं कि ऐसा जरिया देखते हैं इंटरनेट के थ्रू जहाँ पे हम प्रॉक्सीज को यूज़ करते हैं या वीपीएन यूज़ करते हैं। उससे क्या होगा, वो सर्वर जो आपका आईएसपी प्रोवाइडर है उसको केवल आप उसका डेटा यूज़ करेंगे केवल, लेकिन आप कौन से सर्वर पे गए या आईएसपी को पता नहीं चलेगा। आपने वीपीएन यूज़ कर लिया, वीपीएन का क्या होता है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री आईपी बाउंस होती है। उस बाउंस आईपी से आप पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, कहाँ पे जा रहा है, क्योंकि वो इनक्रिप्टेड हो जाएगा वो डेटा। उससे पता ही नहीं चलेगा कि आपने फेसबुक खोला या नहीं खोला। तो आप फेसबुक ओपन कर पाएंगे वहाँ पे, क्योंकि आपने किससे जो खोल दिया, प्रॉक्सी सर्वर्स को यूज कर ले लिया आपने। तो प्रॉक्सी के थ्रू, लेकिन आपने अक्सर देखा होगा कि अगर आपका बैंकिंग ट्रांजैक्शन का ऐप अगर बंद हो जाता है, मोबाइल में पानी चला गया या आपने सिम चेंज करी, तो सिम चेंज करते ही आपने देखा होगा, अगर आपने कोई बैंक का ट्रांजैक्शन करने का ऐप आपने इंस्टॉल किया है तो बैंक 2-3 ओटीपी के साथ कंफर्मेशन करता है कि भाई आपने जो ये सिम चेंज किया है ये आप ही यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कोई दूसरा तो नहीं है। अगर आपने वीपीएन लगा दिया तो भी बैंक को पता चलता है वीपीएन लगा दिया, हो सकता है आप ट्रांजैक्शन ना कर पाए उससे। तो जब बैंकिंग सिस्टम को इतना पता चलता है उसके सर्वर को कि आपका डिवाइस कौन सा है, लोकेशन कौन सा है, आईपी एड्रेस कौन सा है, तो ये इतनी बड़ी कंपनी जो पूरी दुनिया को चला रही है, क्या इनको पता नहीं चलता ट्रैफिक कौन से प्लेटफॉर्म से आ रहा है? अगर मैं एक फॉलोवर किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट से अगर आपके अकाउंट पे कोई 1 मिलियन फॉलोवर डाल देगा, इसमें आपकी क्या गलती? मतलब साफ है कि आप खुद के फायदे के लिए, कुछ दूसरी कंपनियों के फायदे के लिए हमारे देश की सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो आप। लोगों का जो डेटा आपके पास पड़ा है उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हो आप। यानी कि ये तो वो मसल हो गई प्रॉक्सीज जो को वीपीएन प्रॉक्सी किसी भी सर्वर, आपकी अगर वेबसाइट कोई बनी हुई है, एक सिंपल सी वेबसाइट जो बनी रहती है उसमें भी रेट लिमिट लगा रहता है कि एक बार 1 मिनट में या 10 मिनट में 1 घंटे में इतना ट्रैफिक मैं अलाउ करता हूं मेरी वेबसाइट पे आने के लिए। आपने देखा होगा कई बार इंडियन रेलवे की, आपने देखा होगा कई बार वेबसाइट स्लो हो जाती है क्योंकि टिकट बुकिंग का टाइम होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें एक रेट लिमिट होती है। ऐसे ही इन बड़ी कंपनीज की जो वेबसाइट्स हैं, मेटा है, गूगल है, इनके पास भी रेट लिमिट होना जरूरी है कि इस प्लेटफॉर्म पर्टिकुलर आईपी एड्रेस से इतना ट्रैफिक अलाउ आप करिए। अगर मैं आपके अकाउंट पे 1 मिलियन फॉलोवर बढ़ा देता हूं या कोई भी आपके अकाउंट पे 1 मिलियन 2 मिलियन अगर व्यूज डाल दिए आपके अकाउंट के ऊपर, तो डेफिनेटली प्रॉक्सी के थ्रू है, तुरंत ब्लॉक होना चाहिए उस चीज। वो ब्लॉक क्यों नहीं होता है? जैसे गूगल पे अगर आपने देखा होगा कंपनीज का, जैसे कि किसी का गूगल पे है, जैसे आप ढूंढ रहे हैं किसी को फलाना गूगल पे, और उनके दिख रहा है कि इनके 5 स्टार इतने रिव्यूज हैं, इतने रिव्यूज इतने 5, उस पर अचानक से आप 50 डाल दो, वो तुरंत घटा देगा, दूसरे दिन से घटा देगा उसको। एल्गोरिदम का खेल, एल्गोरिदम जो है वो इस पे कंट्रोल तो करते हैं। अगर ये कर सकता है तो आप इतनी बड़ी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चला रहे हो, आप क्यों नहीं कर सकते? और सोशल मीडिया कंपनीज क्या होती है, ये कुल मिलाकर के एक बहुत बड़ी रिस्क है, एक थ्रेट है रिस्क। अगर आप इसको डीपली सोचेंगे तो बहुत बड़ा रिस्क है आपके देश के साथ, आपके देश के नौजवान या जो लोग इससे इन्फ्लुएंस होते हैं। और मैं कहता हूं कि आज का जेनजी पूरी तरह से इनसे इन्फ्लुएंस है, इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। उनके साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, आपके डेटा की सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो आप। तो ये जो मुद्दा है दरअसल इतना आसान नहीं है। ये मुझे अरविंद जी से और प्रेमेंद्र से बात करने के बाद में समझ में आया कि ये मामला बहुत कॉम्प्लेक्स है, और मुझे ऐसा लगता है कि इस मुद्दे पर
हमें भारत के जो नीति नियंता हैं, नीति नियामक एजेंसीज हैं, उन लोगों को मिल बैठ कर के और विचार करना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा, किसको कितनी छूट दी जाए, कौन सी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को किस तरह से ऑपरेट करने की इजाज़त देश में दी जाए। इन सारे मुद्दों के ऊपर एक बड़ी बहस की ज़रूरत है, इसके ऊपर एक वाइट पेपर लाने की भी ज़रूरत है, और इस मुद्दे के ऊपर हो सके तो एक पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करने की, जनरल अवेयरनेस की भी एक बहुत सख्त ज़रूरत महसूस हो रही है। अरविंद जी आपका, प्रवीण जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए और आज 5E मीडिया के हमारे जो दर्शक हैं उन्हें इस वेबकास्ट में आपने बहुत सारी ऐसी जानकारियां दी और ऐसी दुनिया के दरवाजे खोल दिए जो आज तक किसी ने कभी कोशिश नहीं की थी। आप दोनों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबसे मैं अनुरोध करूंगा कि इस तरह की जो जानकारियां हैं उनको आप अगर लगातार हासिल करते रहना चाहते हैं तो हमारे साथ में बने रहिए। हम इस तरह की जानकारियां लेकर के आपके सामने हमेशा आते रहेंगे। अगले वेबकास्ट का हमारे इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।